नाज़रीन, मज़ामती तहरीक के हमले अब तेज हो चुके हैं। सुरंगों से निकल कर ऐसे हमले किए गए हैं और उनकी वीडियो जारी कर दी गई हैं कि दुनिया हैरान रह गई है मज़ामती तहरीक की इस बहादुरी से। और इतना ज़्यादा नुकसान इसराइली आर्मी को हुआ है कि वो खुद अपनी शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हुए हैं। आज ये फिरौन किस तरह से मज़ामती तहरीक के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं और इनका गुरूर और अकड़ किस तरह से तोड़ दी गई है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त और फतह की खबरें हमारे पास आ चुकी हैं, जो बड़े हमले किए गए हैं। ईमन कमांड सेंटर को उड़ा दिया गया है। ये बहुत बड़े हमलों की डिटेल हमारे पास आई है, वो ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दुनिया अब इसराइल के खिलाफ खड़ी हो रही है। दुनिया में किस तरह से इनके वीज़ों पर पाबंदी लगाई जा रही है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में किस तरह इसराइलियों के वीज़ों पर पाबंदी लग रही है, वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नाज़रीन, यरूशलेम के गिर्द भी गहरा तंग हो रहा है, क्योंकि यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए अब पूरी एक मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू हो चुकी है। और मज़ामती तहरीक के पास ऐसे रॉकेट्स और मिसाइल आ चुके हैं जो कि यरूशलेम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है। वो क्या तफसीलात है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गजा में जो बहुत बड़े हमले किए गए उनकी तफसीलात हमारे पास आई हैं। गजा में नाज़रीन जो पहला सबसे बड़ा हमला है, जो इस वक्त पूरे मीडिया की ज़हन बना हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो आपको यही वीडियो नजर आएगी। इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा रखा है कि भाई इस तरह की चीज़ें तो फिल्मों में भी नहीं होती, जो मज़ामती तहरीक वहाँ पर बहादुरी की मिसालें कायम करी। यकीन मानिए, फिल्मों में भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो मज़ामती तहरीक वहाँ पर बहादुरी की मिसालें कायम कर रही है। एक नाज़रीन जो बहुत बड़ा हमला किया गया है, एक टनल से निकलकर मज़ामती तहरीक के फाइटर्स आए हैं और उन्होंने यानी वो एडवांस करके आगे जा चुके थे और उनके मुताबिक पीछे वाला जो एरिया है वो सिक्योर था, लेकिन मज़ामती तहरीक पीछे से निकल कर आई एंड देन उनके टेंट जहां पर उन्होंने लगाए हुए थे वहां पर जाकर हमला किया और उनके 10 से 12 फौजियों को जीरो रेंज से जाकर मारा और उनको पकड़ लिया। अब नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी बात दो है। एक बड़ी बात यह है कि वो जो उनका टेंट लगा हुआ था वो खुले मैदान में था, उसके इर्द गिर्द कोई इमारत नहीं थी। तो वो तो मैं कहता हूँ मौत के घाट में जाने के बराबर था कि आप खुले मैदान में और दिन की रोशनी में आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, वहां उनका ड्रोन हो सकता है, उनकी फिजाइया हो सकती है, इर्द गिर्द स्नाइपर ने निशाना लिया हो सकता है, कोई उनकी और फिजाई निगरानी या कोई और सर्विलेंस हो सकती है। तो खुले मैदान में जाना तो ये मेरे हिसाब से एक मौत के घाट में जाने के बराबर था। लेकिन मज़ामती तहरीक वहां पर गई, वीडियो सबूत आ चुके हैं, और उनको जाकर पकड़ा और फिर उनको मारा और फिर उनको अपने साथ ले गए। उनका असलिया जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और अगली बात सुन लीजिए, जो सबसे बड़ी बात है जिस पर दुनिया हैरान रह गई है। मज़ामती तहरीक के फाइटर्स नंगे पांव थे और कुछ के पास असलिया भी नहीं था। अब बताइए, असलिया भी नहीं था और नंगे पांव थे, उसके बावजूद वो गए, उन्होंने टेंट पर हमला किया दिन की रोशनी में, उनके फौजियों को पकड़ा और उनको मारा और सुरंगों में ले गए। और उस वीडियो में देखा गया कि इसराइली फौजी जब मज़ामती तहरीक को सामने देखते हैं तो उनके हाथ पांव किस तरह से फूल जाते हैं। इतना एडवांस असलिया भी हाथों में लेकर वो चला नहीं पा रहे थे। उनके पता नहीं कौन सा खौफ उन पर तारी हो गया था कि वो मतलब फायर कर ही नहीं पा रहे थे। इस तरह का खौफ उन पर तारी हो गया था। तो वो जो उनकी बहादुरी है इसराइली फौज की, वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है कि ये एक इंतहाई बुज़दिल और फौज है जिसने सिर्फ और सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ना सीखा है। और जब आज असली फाइटर उनके सामने खड़े हैं तो फिर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर ये कोई ऐसी बात होती तो शायद हम कहते हैं कि एग्जैजरेशन है। वो वीडियो आ चुकी है जिसमें सारा कुछ पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया है। कोई मीडिया भी रिपोर्ट करता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन वीडियो में वो ये सारी चीज़ें खुद देखी जा सकती हैं। तो ये नाज़रीन अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इस एक हमले ने इसराइल को हिला के रख दिया है, क्योंकि ये इस वक्त पूरे इंटरनेट पर इसी हमले के चर्चे और इसने हंगामा मचा रखा है। और इसराइली आर्मी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है अपनी बहादुरी और सलाहियतों के हवाले से। अच्छा, अब आगे चलिए, कुछ और बड़े जबरदस्त हमलों की तफसीलात आई हैं। हैंड ग्रेनेड से हमले किए गए। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प चीजें ये सामने आ रही हैं कि क्लोज रेंज से जाकर हमले किए जा रहे हैं, उनको पकड़कर फिर मारा जा रहा है, उनके असलिया को कब्जे में लिया जा रहा है, उनको 7 सुरंगों में ले जाया जा रहा है। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। अब ये देखिए हैंड ग्रेनेड से किस तरह से फौजियों को उड़ाया गया है।
Our fighters attacked a group of soldiers with hand grenade, leaving them dead and wounded. ٹھیک ہے، ان پر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا اور بہت سارے جو فوجی تھے، گروپ آف سولجر تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور بڑے حملے کی دیکھیے، یہ دونوں حملے جو ہیں وہ بیت لحیہ کے علاقے میں کیے گئے۔ We were able to target a Zionist force while it was searching a house in بیت لحیہ۔ اب انہوں نے پورے کا پورا گھر اڑا دیا اور پورے کے پورے گھر کو ان کی قبریں بنا دیا۔ وہ گھر کو سرچ کر رہے تھے اور انہوں نے پورے کا پورا گھر اڑا دیا۔ اور اس میں ناظرین کیا ہوتا ہے کہ جب یوں یہ بلڈنگز اڑا رہے ہیں تو ان کے فوجیوں کو ملبے تلے سے نکالا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، ان کی فوج تو ویسے بھی ان کو چھوڑ کے بھاگ جا رہی ہے، تو ملبے سے وہ کہاں سے نکالیں گے؟ تو اس طرح ان کے سینکڑوں فوجی ناظرین، سینکڑوں فوجی اس وقت ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہ ان کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ اسی چیز کا بدلہ ہے کہ جو آپ نے نہتے اور فلسطینیوں کو، عورتوں کو بمباری کی اور وہ ملبے تلے دب گئے۔ آج بھی ہزاروں فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کو نہیں نکالا جا سکا۔ تو یہ اب ان کے ساتھ بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا گیا، اس سے پہلے 2 سے 3 بار کمانڈ سینٹر کو اڑایا گیا، دین انہوں نے نیا کمانڈ سینٹر بنایا اور اب اس نئے کمانڈ سینٹر کو بھی انہوں نے اڑا دیا ہے۔ یہ اب دیکھیے، وی اناؤنس دا ٹارگیٹنگ آف دا فیلڈ کمانڈ روم ان جوہر الدرک ایریا ود رجوم میزائل سسٹم اینڈ مورٹار شیلز۔ اب اس میں ناظرین اہم ترین چیز آپ یہ سمجھیے کہ کمانڈ روم جو ہوتا ہے، کمانڈ سینٹر جو ہوتا ہے، وہ سب سے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے، تو اس کی انٹیلیجنس لینا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آپ تو سرنگوں میں موجود ہیں، آپ کی تو اوپر کوئی فضائی سرویلنس نہیں ہو رہی کہ کہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو زمین کے نیچے ہیں۔ دین آپ کو کس طرح پتا کہ انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر، ان کا جو کمانڈ روم ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اس کی انٹیلیجنس حاصل کرنا یہ بہت ہی غیر معمولی کام ہے۔ اسی لیے اسرائیل کو ایسے حملوں کی توقع نہیں ہوتی، تو یہ حملے ان کے لیے سرپرائز بن جاتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے بالکل سیکیور ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو حملہ ہو نہیں سکتا، اور مزاحمتی تحریک وہاں پر جا کر حملہ کرتی ہے۔ یعنی جو ایک دفعہ یہ بھی رپورٹ آئی تھی کہ یہ اس کمانڈ سینٹر میں جو انہوں نے غالباً دوسرا تباہ کیا تھا، اس کے اندر گھس گئے تھے، اور وہ تھا بھی غزہ کے بارڈر پر، جہاں پر آگے ان کی ہزاروں فوج موجود تھی، اور وہاں پر تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مزاحمتی تحریک وہاں پر گھس سکتی ہے اس کمانڈ سینٹر میں، لیکن وہ اندر گھس گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے تو چلو ایک مثال کے ساتھ ٹارگٹ کیا نا، یعنی دونوں بڑی چیزیں ہیں، اس کی انٹیلیجنس حاصل کرنا کہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہے، اور پھر جا کر اس کے اندر گھس جانا یا پھر میزائلوں سے نشانہ بنانا، دونوں غیر معمولی حملے ہیں جو کہ مزاحمتی تحریک کر رہی ہے۔ آگے میں آپ کے سامنے ان کا جو اعلان شکست ہوا ہے، آپ ناظرین حیران رہ جائیں گے ان فرعونوں کے اس اعلان شکست سے۔ اس کے بعد آپ کو یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ مزاحمتی تحریک نے ان کے ساتھ کر کیا دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزاحمتی تحریک کا بیان سنیے کہ 72 وہیکلز ان لاسٹ آورز، پچھلے کچھ گھنٹوں میں 72 وہیکلز تباہ کی گئی ہیں، 72 وہیکلز ناظرین، اور ایک وہیکل میں 5 سے 7 فوجی ہوتے ہیں، تو 72 وہیکلز کو تباہ کرنا، 72 میگا مشن کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ناظرین۔ اسی لیے اسرائیل کی جو ساری جنگ ہے وہ آؤٹ آف کیلکولیشن چلی گئی ہے۔ انہیں تو ان کا یہ تھا کہ ہمیں 5% نقصان ہو جائے گا، 10% ہو جائے گا، لیکن نقصان 90% ہے۔ اتنا گیپ ہے ان کی کیلکولیشن اور جو وہ کر کے آئے تھے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہو رہی ہیں، اتنا ڈیفرنس ہے۔ اس لیے تو اسرائیل کے چھکے چھوڑے ہوئے۔ بائیڈن کبھی کہہ سکتا تھا کہ اسرائیل کو تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ کہہ سکتا تھا وہ؟ او بھائی وہ ہلکا پھلکا ہار بھی رہے ہوتے تو انہوں نے تو ان کی فتح دکھانی تھی نا، یہ تو نہیں کہنا تھا کہ آج اسرائیلی ریاست کو ہی خطرہ ہے۔ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں اسرائیل کے لیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر سے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو بند کرو، وگرنہ یہ تمہارے جو ہے پوری ریاست کو لے ڈوبے گی۔ آپ اسرائیلی میڈیا کا ایک اور بیان دیکھیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ این آرمڈ آفیسر واز کلڈ، یعنی ایک اور آفیسر ہلاک ہوا ہے جس کی تصدیق خود اسرائیلی میڈیا کر رہی ہے۔ اب یہ آفیسرز کو ہلاک کرنا، خود مجھے بتائیے کہ روزانہ آفیسرز کی خبریں آ رہی ہیں، روزانہ کہ ان کے 10 مارے گئے، 15 مارے گئے آفیسرز، تو یہ بہت ہی غیر معمولی چیزیں۔ پھر آپ دیکھیے جو 2-3 اور حملے بڑے ہوئے ہیں، ٹروپ کیریئر کو نشانہ بنایا گیا ہے خان یونس میں۔ ٹروپ کیریئر جو ہوتا ہے جس میں فوجی آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں 20 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔
پھر ملٹری وہیکل ٹارگیٹڈ ان دیر البالا وچ لیڈ ٹو اٹس کمپلیٹ برننگ، یعنی آپ نے اس پر حملہ کیا اور وہ پوری کی پوری جل گئی۔ اب میں آپ کے سامنے اسرائیلی آرمی کا سب سے بڑا جو ڈکلیریشن آف ڈیفیٹ ہے، جو آپ کے سامنے پوری پکچر واضح کر دے گا کہ ہار کون رہا ہے اور جیت کون رہا ہے اور ان فرعونوں کی اکڑ کس طرح سے ٹوٹ گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بہت بڑا بیان آج اسرائیلی آرمی کی جانب سے سامنے آئے۔ کیا کہتے ہیں اسرائیلی آرمی؟ We have difficult and complicated times and there are things that we have never encountered before۔ ایک اور بیان دیکھیں، we are going through very tough times۔ یہ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم سب سے مشکل ترین وقت دیکھ رہے ہیں اور ایسی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے جس کا سامنا نہیں کیا۔ اب ناظرین، یہ وہ فرعون ہے، یہ وہ سپوکس پرسن آرمی ہے جو آ کر یہ کہتی تھی کہ فلانے ہاسپٹل کے نیچے ہیڈ کوارٹر ہے مزاحمتی تحریک کا، فلانے ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں ہیں، فلانے اسکول کے نیچے انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے، تو ہم ہاسپٹل کو خالی کریں، ہم ہاسپٹل پر حملہ کرنے والے ہیں، اسکول کو خالی کریں، پناہ جو کیمپ ہے، ریفیوجی کیمپ ہے، اس کو خالی کریں۔ اس کے نیچے انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان ریفیوجی کیمپس کو بھی اڑایا، ہسپتالوں پر بھی ڈائریکٹ حملے کیے، مساجد کو بھی شہید کیا، اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا، کوئی چیز ناظرین انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اور آج یہ بے شرم، یہ گھٹیا آرمی آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ فاسفورس بم جس کو جنگی جرم سمجھا جاتا ہے وہ انہوں نے استعمال کیا۔ ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ جتنے بم گرا سکتے ہو گرا دو، اس کو ان کی نسلیں ختم کر دو، اس غزہ کو ملیا میٹ کر دو، یہ کیلکولیشن کر کے یہ اندر گئے تھے۔ اتنے بم ناظرین انہوں نے جو ہے یہاں پر بسائے ہیں کہ ایٹم بم سے زیادہ وہ ہو چکے ہیں، اور اتنے بم جو ہے وہ عراق اور افغانستان وہاں پر نہیں گرائے گئے جتنے انہوں نے یہاں پر گرا دیے، اتنی زیادہ بمباری کی گئی ہے۔ تو اس وقت ان فرعونوں کے لہجے آپ دیکھیں، ان کی پریس کانفرنسز، اس وقت کے ان کے جملے اٹھا کر دیکھیں، یہ کس طرح سے کہتے تھے ہم نسلیں مٹا دیں گے۔ اب یہ جان کربی کہتا تھا کہ this war is very ugly and dirty and civilians have to pay to price، یہ بیانات دیتے تھے۔ اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ we are going through difficult times۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ تھوڑا بہت نقصان ہوتا نا، تھوڑا بہت نقصان، یہ کبھی بھی ان کی زبانوں سے یہ جملے نہ نکلتے۔ نقصان اتنا زیادہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 10% ان کی کیلکولیشن تھی اور نقصان 90% ہو چکا ہے، اتنا ان کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اس لیے آج نہ چاہتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ وگرنہ جتنی یہ ڈھیٹ اور بے شرم آرمی ہے، جس کے نہ کوئی اصول ہیں، نہ کوئی ضابطے ہیں، نہ کوئی قانون مانتے ہیں، نہ کوئی انسانیت مانتے ہیں، نہ کوئی تہذیب مانتے ہیں، یہ اپنی ہار کو تسلیم کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف کل کے دن، پرسوں کے دن، انہوں نے اس صحافی کو شہید کیا، وہ وائل الدودی، جو کہ الجزیرہ کے بہت بڑے رپورٹر ہیں، ان کی پوری فیملی انہوں نے آج سے 20 دن پہلے شہید کر دی تھی، اور وہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل سانحہ بنا تھا، اور ان پر حملہ کیا گیا، اور اس میں ان کا کیمرہ مین شہید ہو گیا، وہ خود زخمی ہوئے، ان کا کیمرہ مین سمر وہ شہید ہو گیا، اور جب وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے ہاسپٹل تک نہیں لے جانے دیا، اور وہ بیچارہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ یہ ان کے ظلم ہے، اور اس کی صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ظلم ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور آپ ان کے چہرے دیکھیے، یہ نتن یاہو اور اس کی کابینہ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، یہ آپ کو یہ فاتح چہرے نظر آ رہے ہیں؟ اس طرح کی فاتح حکومت ہوتی ہے، یا جو فتح حاصل کرنے والے ان کے چہرے اس طرح سے ہوتے ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شکست کھا چکے ہیں، یہ اتنے ظالم اور فرعون ہیں کہ انہوں نے اپنا نقصان تسلیم نہیں کرنا تھا، لیکن نقصان اتنا ہو چکا ہے، شکست اتنی بڑی ہے کہ اب اس کو چھپایا نہیں جا سکا۔ پھر آپ دیکھیے اسرائیلی آرمی کی زبانی کہ لاسٹ آورز ریسیوڈ 35 کلڈ انکلوڈنگ آفیسرز، کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 35 انہوں نے مزید اپنے سولجر ریسیو کیے ہیں، اور اس میں آفیسرز بھی شامل ہیں۔ پھر مزاحمتی تحریک کا بیان دیکھیے، The Israeli army's continued violations will not give it legitimacy on any inch of our land۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنے مرضی وائلیشن کر لیں، جتنے مرضی یہ زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، لیکن ہم ان کو اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں دینے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اور آج 72 دنوں کی جنگ کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ واقعتاً ان کو 1 انچ نہ اب ملا ہے اور نہ آگے چل کر ملے گا۔ اس کے علاوہ خان یونس میں 3 مارکیوا ٹینکس
तबाह किए गए। अभी ताज़ा तरीन खबर आई है और उसमें अब देखें एक टैंक $3 मिलियन का होता है, तो 3 उन्होंने उड़ाए हैं, इसका हिसाब आप लगा लीजिए। और रोज़ाना 20 से 25, 15 से 20 ये एवरेज चल रही है इनके मरकेबा टैंक्स की। इसके अलावा मैं आपके सामने एक एक्सपर्ट का बयान रखना चाहता हूं जो कि इनकी शिकस्त के हवाले से बहुत आम है, आप ज़रा सुनिएगा, जिससे आपको ये पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि मैंने बाइडन और नेतन्याहू के बारे में 3 रिपोर्ट्स और उनके दरमियान पेचीदा ताल्लुकात को पढ़ना मुकम्मल किया, जो बरतानवी द गार्डियन, इसराइली हरीट्स और अमरीकी वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुई। मजमूई नतीजा ये है कि नेतन्याहू बाइडन को अपने साथ एक गहरी खाई में ले जाएगा और ये कि नेतन्याहू और उसके नए अरब इत्तेहादियों के दरमियान जो सियासी और इक्तसादी खित्ते के मनसूबाबंदी की गई थी वो बड़े शकूक शुबहात का मौजू बन चुकी है। मुझे यकीन हो गया है कि तूफानुल अक्सा सिर्फ वाकई एक तूफान है, बहुत सी रियलिटीज़ को बदल देगा। ये काफ़ी है कि इसराइल के तमाम रहनुमा 71 दिनों के बाद एक मुश्तरका जुमला दोहरा रहे हैं और वो ये है कि हम पर मुश्किल वक्त है और हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो इन पर ये तज्जिया कर रहे हैं इनकी मौजूदा सूरत हाल पर। तो मेरे ख्याल से इससे साफ और अच्छा बयान मैं आपके सामने रख नहीं सकता। इससे आपको पूरी पिक्चर नज़र आ जाएगी कि अमेरिका से लेकर इसराइल से लेकर जो मुनाफिक अरब हैं और गज़ा की जंग है उसमें कौन फाते, और ये एक ऑपरेशन ने इनकी किस तरह से पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। और ये वाक़तन तूफ़ान जो उठा है ये बहुत सारों को निगल जाएगा और ये पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटीज़ बदल देगा। अब मैं आपके सामने यरूशलेम के हवाले से आम तरीन चीज़ें रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, यरूशलेम पर अब मुकम्मल एक जिद्दोजहद शुरू हो गई है उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि अब आप कहेंगे कि कब्ज़ा तो उनका हर जगह पर है, तो ये यरूशलेम को छुड़ाने का क्या मतलब है? मतलब नाज़रीन ये है कि अगर आप वेस्ट बैंक का नक्शा देखें तो आपको जो बहुत सारे सिटीज़ नज़र आ रहे हैं, जैनन है, नेबलस है, रमाला है। अब ओवरऑल पूरे जो कब्जा है वो तो इसराइल का ही है, लेकिन यरूशलेम वो वाहिद शहर है जिसमें मुकम्मल कंट्रोल इनका है। यानी कि अभी जैनन में, नेबलस में, रमाला में इस वक्त लड़ाई जारी है जिसमें मज़ामती तहरीक मुसल्लह जिद्दोजहद कर रही है और इनको जैनन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। एंट्रेंस पर इनकी हलाकतें हो रही हैं और वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त और ज़ोरदार लड़ाई वहाँ पर जारी है और इनकी वहाँ पर शिकस्त हो रही है। यानी कि बाकी जो वेस्ट बैंक है ओवरऑल बॉर्डर तो ये संभालते हैं, सिक्योरिटी तो इनकी है, लेकिन अंदर इनकी सेटलमेंट्स हैं लेकिन मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। अब वो ये कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। इसी तरह जो खाली यरूशलेम ऐसा एक इलाका है वेस्ट बैंक में, एक ऐसा शहर है जिस पर मुकम्मल इनका कंट्रोल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब फ़लस्तीनी अल-कुदस में जा रहे होते इबादत करने के लिए तो उनको ये नहीं जाने देते क्योंकि वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल इनका है। यानी कि बाकी शहरों की तरह मुकम्मल कब्ज़ा नहीं है और इनका ओवरऑल तो इन्फ्लुएंस है लेकिन अंदर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए, क्योंकि अब ये फैसला कुन आज़ादी की जंग है ना, तो अब फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर भी तो कायम होना है, तो उसके लिए यरूशलेम को आज़ाद करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना कब्जा होगा वही आपको फायदा देगा, वगरना ऐसा तो नहीं होगा कि मुज़ाकरात में ये यरूशलेम को छोड़ देंगे। इसराइल ऐसा तो नहीं करने वाला, वो आज़ाद रियासत दे भी दे तब भी आपको यरूशलेम नहीं देगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कब्जे के ज़रिए उसको लें। जो फैसला कुन जंग छिड़ी है उसमें आप उसको हासिल करें। करना ना करना अलग बात है, लेकिन जिद्दोजहद उसके लिए बड़ी लेवल पर शुरू हो चुकी है और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। जो मिसाइल हमला किया गया है यरूशलेम पर वो इनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मिसाल के तौर पे आप इसराइली मीडिया का बयान देखिए, फिर आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। हमास shows the ability to target ranges that we haven't seen in a long time by launching rockets towards Jerusalem। अब ये आप बात समझे कि जो रॉकेट्स अब मज़ामती तहरीक के पास आ चुके हैं, इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि इससे पहले हमने ऐसी कोई उनकी कैपेबिलिटी नहीं देखी कि वो गज़ा में बैठकर यरूशलेम को निशाना बनाएं। ठीक है, तो ये जो वहाँ से बैठकर वो यरूशलेम पर हमला कर रहे हैं और हमारी बेसिस को निशाना बना रहे हैं, हमारे अड्डों को, हमारी पोजीशंस को, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। यानी एक तरफ तो ये ज़मीनी मुसल्लह जिद्दोजहद वेस्ट बैंक में शुरू हुई है, शायद उनको ये लग रहा है कि अब ये दो तरफा जो हमले हैं ये हमारे लिए ज़्यादा ख़तरा है कि उधर से हवाई हमले हम पर हो रहे होंगे मिसाइल और रॉकेट्स के थ्रू, और नीचे से ये ज़मीनी जिद्दोजहद शुरू हो गई है, तो हम कहाँ पर संभालें, ये उनके लिए अब सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अब मैं आपके सामने दुनिया की वो तफसीलात रखने जा रहा हूँ, यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, कि वो किस तरह से इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रेशर तो अब पूरी दुनिया पर आ रहा है, तो इन पर किस तरह से वीज़े के बैन लगने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और फ़लस्तीन के लिए सबसे बड़ी फतह है। यानी वो फ़लस्तीन जिसको ये रिकग्नाइज करने पर राजी नहीं थे, आज वो
इन फ़लस्तीनियों के जुल्म के बदले में इसराइलियों पर पाबंदी लगा रहे हैं, उनके वीज़ों पर बैन लगा रहे हैं। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये बयान देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और 12 यूरोपियन कंट्रीज़ का ये जॉइंट उनकी स्टेटमेंट आई है कि इमीडिएटली जो वायलेंस हो रहा है वेस्ट बैंक में, जो इनके शहरी आते हैं, यानी आप देखें ना कि वहाँ पर हो क्या रहा है कि इनके जो शहरी हैं, जो गुंडे हैं, जो इतने जालिम हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, यकीन मानिए रूह कांप जाती है जो वीडियोस वहाँ से आती हैं। इनके शहरी जनाब आते हैं वहाँ पर, और उनको इंसान भी वैसे नहीं कहना चाहिए, वो वहाँ पर आते हैं और फ़लस्तीनियों के घर छीन लेते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं। यानी आप सोचिए कि आप अपनी ज़मीन में काम कर रहे हैं और वो वक्त है कि आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपकी फसल पक कर तैयार हो गई है और आप उस ज़मीन में मौजूद हैं, ठीक है, और एक आता है एक बंदा और आपको वहाँ से भगा देता है कि निकलो यहाँ से, और तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो कैसा आपको फील होगा? तो यही कुछ वहाँ पर हो रहा है। इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इनके घर छीने जा रहे हैं, इनको कत्ल किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पर अब दुनिया ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब हम ये मजीद नहीं देख सकते, ठीक है। इससे पहले आप देखें ना कि 75 साल उन्होंने ये काम किया है, 75 साल ये काम किया है, लेकिन आज जो पब्लिक का एक रिएक्शन आया है उसके सामने ये हुकूमतें टिक नहीं सकती। तो उस पर ये बहुत बड़ी, मैं इस चीज़ को डेवलपमेंट समझ रहा हूँ, फ़लस्तीन के लिए बहुत बड़ी फतह समझ रहा हूँ कि कम से कम दुनिया उनको रिकग्नाइज तो कर रही है, उन पर होने वाले जुल्म को जुल्म तो कह रही है। तो ये जॉइंट आया है उनकी जानिब से स्टेटमेंट कि अब हम इनको वीज़ा नहीं देंगे, जो यहाँ पर इन्वॉल्व पाया जाएगा उनको जो है वो बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलेगा, हमारे मुल्क में एंट्री नहीं मिलेगी। यही तो मेन कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका कनाडा है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है। मिसाल के तौर पे आप ये हेडलाइंस देखिए, यूके बैन्स एंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, ठीक है, अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, के फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म कर रहे हैं ये, इस पर इनको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर हरीर्स जो कि इसराइली अखबार है वो क्या कह रहा है, यूएस यूरोप फार्मुलेट्स क्राइटेरिया ऑन हु विल बी रिफ्यूज्ड एंट्री, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नाज़रीन देखें ना कि आपने 75 साल तो उनके जुल्म को जुल्म समझा ही नहीं, ठीक है, आपने तो फ़लस्तीनियों को कसूरवार कहा, और आज आप उन पर होने वाले जुल्म को रिकग्नाइज तो कर रहे हैं और इनको सज़ा देने की बात तो कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है नाज़रीन, ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ें हैं जो सब फ़लस्तीन के हक़ में जा रही हैं। तो ये आम तरीन तफसीलात थी, ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।